हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और खैरियत से होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें हमारी जो वही बेसिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो आहिस्ते आहिस्ते चल रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के जो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे पास केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत ही बेसिक होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बेसिक हम शुरू करेंगे फोर्स से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शेल वगैरह आ जाते हैं ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में केमिस्ट्री की दुनिया में। हालांकि फोर्स जो है वो फिज़िक्स का टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ से ही मतलब स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में जो है फोर्स का आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उस वजह से हम फोर्स के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। ये हमने लिख लिया फोर्स। द पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना, इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का दे रहा हूँ दूर की तरफ, तो ये हमारे पास धक्का कब लगेगा? जब मैं फोर्स उसके ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तब जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जाएगा। अब इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर दो फोर्सेज जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। दो फोर्सेज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। अब वो कौन सी फोर्सेज होती हैं? जिसमें एक हमारे पास आती है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये हमने लिख लूँ, अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरा हमारे पास होती है रिपल्शन, रिपल्शन, ठीक है। एक हमारे पास होती है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरी हमारे पास होती है रिपल्टिव फोर्स। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, जो कि क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को अपने करीब लाती है। ऐसी फोर्स को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने लिख लिया एक ऑब्जेक्ट, और ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब ला रही है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कि ऐसी फोर्स जो इन दोनों को करीब लाए, तो उसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमारे पास हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। देख रहे हैं, ये जब हमारे पास फोर्स लगी तो ये एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया ये एक दोनों के मतलब एक दूसरे के करीब आ गए। रिपल्टिव फोर्स क्या होती है कि रिपल्टिव फोर्स ऐसी फोर्स जो कि उनकी फोर्स जो होती है वो अपोजिट होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक यहीं ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इससे दूर जाना चाहता है, ये ऑब्जेक्ट इससे दूर जाने की फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये भी ऑब्जेक्ट इससे दूर जाने की फोर्स अप्लाई कर रहा है कुछ इस साइड से। जैसे ये हमारे पास होगी इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये हमारे पास इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जो है क्या है कि ये हमारे पास रिपल्टिव फोर्स है, यानी रिपल्शन है। और ये क्या है, ये जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में एक ऐसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि एक दूसरे को करीब ला रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अब इस दुनिया में एक रूल है, ठीक है, जिसमें क्या है कि रूल क्या कहता है कि रूल कहता है कि डिफरेंट चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि चार्जेस, हाँ, चार्जेस की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब कि डिफरेंट चार्जेस है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के करीब आएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव होगी। ये हमारे पास हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। ये जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और हमारे पास रूल क्या है कि डिफरेंट चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, और सेम चीज़ें क्या होती हैं, जो सेम चीज़ें होती हैं वो रिपल होती हैं। अब चार्जेस में ये था होता है कि जो सेम जो चार्जेस होती हैं, ठीक है, सेम चार्जेस में रिपल्शन होती है। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव, ठीक, यहाँ पर लिख लूँ मैं, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया एक और पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। रूल क्या है, रूल यही है कि डिफरेंट चार्जेस रिपल होंगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया, ये चार्ज जो है एक दूसरे के दूर जाएंगे। मतलब ये कि जो हमारे पास रिपल्शन होती है, रिपल्शन में दो चीज़ें एक दूसरे के दूर जाती हैं, और जबकि जो अट्रैक्शन होती है उसमें एक दूसरे के करीब आते हैं। डिफरेंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे के करीब आएंगे, और सेम चार्जेस एक दूसरे के दूर जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अंदर हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड हमारे पास क्या होती है। तो ये इसकी हमने लिख लिया बॉन्ड। इसकी मैं डेफिनेशन लिख लूँ, बॉन्ड द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड बॉन्ड।
देखें अभी अभी हमने पढ़ा है रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शनल और रिपल्शनल। जो अट्रैक्शनल फोर्स होती है वो एक दूसरे के करीब आती है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये हमारे पास हो गया बॉन्ड और ये होगी इसकी अट्रैक्शन, ठीक। बॉन्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। क्या बॉन्ड क्या होती है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को क्या करती हैं? एक दूसरे के करीब लाती है। एक मिसाल ले लेते हैं इसका, जैसे कि हमारे पास हो गया H2O। H2O किसका फार्मूला है भाई? H2O हमारे पास वाटर का फार्मूला है। ये हमारे पास आ गया वाटर, ठीक। ये इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक। तो ये हमने लिख लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ इस साइड आ गया और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ इस साइड आ गया। हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन होती है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, सॉरी, ये हमने लिखा ऑक्सीजन, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, तीनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी। क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी जो कि इन तीनों को एक दूसरे के करीब लाएगी। ये हमारे पास हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब तीनों के बीच में फोर्स जनरेट हुई और ये करीब आए और करीब आकर इन्होंने क्या बना लिया? H2O मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल। तो ये होता है हमारे पास बॉन्ड। शेल के बारे में कि शेल क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख लूँ। मैंने शेल के बारे में आपको पहले भी बता दिया था कि शेल क्या होता है, लेकिन फिर भी जो है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेल क्या है? शेल इज़ अ पाथवे इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेल एक पाथवे है। पाथवे का मतलब है रास्ता, ठीक है। शेल क्या है? एक रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब हम पढ़ते हैं शेल के कॉन्सेप्ट को, वो भी डीपली पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, शेल हो गया। अब हम पढ़ते हैं वैलेंस शेल के बारे में कि वैलेंस शेल क्या होता है, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन लिख लूँ यहाँ पर, वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल हमने जो है शेल पढ़ लिया, उसके बाद हमारे पास है वैलेंस शेल क्या होता है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल, यानी किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी सबसे बाहर वाला जो शेल है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वैलेंस शेल। एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एक हाइड्रोजन लिया है ना, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन और ये उसका आ गया शेल। अब ये क्या है? इस हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल में वो यही है, 1 ही है, एक शेल है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का ले लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में देखें तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे में, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया दूसरे शेल में। तो ये आउटर मोस्ट शेल का कौन सा है? ये दूसरा वाला, ठीक है। ये हमारे पास इसका आउटर मोस्ट शेल है। ये जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ये हमने लिख लिया न्यूक्लियस, और ये नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, ये न्यूक्लियस समझें आप, N फॉर न्यूक्लियस। ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह ये चलता जाता है। अब इन शेलों को नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? जैसे पहला जो शेल है उसको दिया गया है K, फिर L, M, N, ठीक है। इसके बारे में देखें तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हम स्टार्ट करेंगे। शेल की जो गिनती स्टार्ट करेंगे वो न्यूक्लियस के करीब से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, आपको बाहर से नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है, करीब से करना है। ये न्यूक्लियस का पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पहले शेल को बोलते हैं K, L, M, N, इसी तरह आगे चलते जाते हैं, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, इसी तरह आगे चलते जाते हैं जितने शेल हैं। ये हमारे पास होता है शेल का कॉन्सेप्ट, यानी शेल का भी नाम है, शेल के भी कोई ना कोई नाम होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है? जो कि आउटर मोस्ट शेल होता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक एटम है, इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? ये बाहर वाला शेल। तो ये देख रहे हैं आप, ये शेल होगा इसका आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है। वैलेंस शेल समझ आ गया, शेल समझ आ गया। अब आगे चलते हैं शेल के कॉन्सेप्ट के बारे में। शेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? हमें कैसे पता चले कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आए हैं और फिर दूसरे में आए हैं 6 आए हैं। पहले में 6 भी तो आ सकते थे, पहले में 5 भी तो आ सकते थे, है ना। ये हम कैसे पता लगाएं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है 2n²। मैं यहाँ पर लिख लूँ 2n², ठीक, 2n², सॉरी 2। अब यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ शेल, ठीक है। ये हमने लिख दिया नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल।
2n² के अंदर n जो है वो नंबर ऑफ शेल है, यानी कौन से शेल का हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला शेल हमारे पास के है, फिर दूसरा L, M, N, इसी तरह आगे चलते जाते हैं। तो मैं भाई मालूम करना चाहता हूँ पहले शेल का। मिसाल के तौर पर मैं पहले शेल में मालूम करना चाहता हूँ कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसीलिए मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। जैसे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है 2n², ये हमने लिख लिया 2n²। ठीक है, शेल कौन सा है, शेल पहला है, तो हमने लिख लिया 2n। n मीन्स नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल कितना है, हम पहले शेल का नंबर मालूम करना चाहते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो n की जगह हमने लगा दिया 1, यानी पहला शेल है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे लिया स्क्वायर। अब 2n² यानी नंबर ऑफ शेल एक था तो हमने 1 लिख लिया, 1 के ऊपर स्क्वायर, ये लिख लिया 2, और 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 ही होता है, तो ये हमने लिख लिया 1। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, जवाब आया 2। इसका मतलब ये कि जो पहला शेल है हमारे पास, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ये है पहला शेल, फर्स्ट शेल जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे हम मालूम करना चाहते हैं भाई हमारे पास एल शेल में, यानी दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वही फार्मूला 2n², ये हमने लिखा 2n²। ठीक, 2n² में हमने लिखा 2। नंबर ऑफ शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल हम 2, यानी दूसरे शेल का मालूम करने जा रहे हैं। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। हम जो इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि हम जो मालूम करेंगे वो दूसरे शेल का करेंगे, तो n की जगह पर क्या आ गया 2, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 2, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर छुड़ाएंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये हमने लिखा 4। अच्छा, अब 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, जवाब क्या आया 8। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो दूसरा शेल है, ये हमारे पास है सेकंड शेल। दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं इसका। एक हम जैसे कि 2n² के ज़रिए हम m का भी मालूम कर लेते हैं कि m के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हमने लिखा 2n²। ठीक है, 2n², और नंबर ऑफ शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल m है, मतलब 1, 2, 3, पहले k, फिर l, तीसरा हमारे पास कौन सा है, m है, यानी तीसरे का मालूम करना चाहते हैं कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वहीं 2n², ये हमने लिखा 2n मीन्स नंबर ऑफ शेल है। नंबर ऑफ शेल कौन सा है, तीसरा नंबर शेल है, तो ये हमने लिख लिया तीसरा नंबर शेल, और इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, 2 लिख लिया, 3 के ऊपर स्क्वायर, क्या जवाब आएगा, 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, ये हमने लिखा 9। अच्छा, 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, ये जो ब्रैकेट होती है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 थोड़ा सीधा लिख लूँ, ये हमारे पास आ गया 9। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो ये हमारा जवाब आ गया 18। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कौन से शेल में, तीसरे शेल में। ये हमारे पास आ गया तीसरा शेल। मतलब ये कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n² हमने बताया। ठीक है, 2n² का फार्मूला है कि जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बाकी बचा n के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। 2n² वही फार्मूला है। ठीक है, तो आप जो है वो मुझे बताएं कि n में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, यही फार्मूला इस्तेमाल करके। अच्छा, तो ये था हमारे पास इसके बारे में, शेल के बारे में। और चीज़ें पढ़ते हैं शेल के बारे में। मिसाल के तौर पर जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, मतलब Z बराबर है। Z क्या होता है, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर की निशानी। Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर की निशानी, यानी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है 8। ठीक, अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं लिख लूँ, ये हमारे पास हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन जो बराबर होता है वो किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के। ठीक, E पर पॉजिटिव चार्ज होती है, E पर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये भी पता है। तो 8 जब इसके पास प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अच्छा, अब ऑक्सीजन के शेल बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। ठीक है, और उसका हो गया ये पहला शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिख लिए 1, और ये हमारे पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, टोटल हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है।
जिसमें 2 जो है वो पहले शेल में आ गए, बाकी कितने बचे, बाकी 6 बचे। इसका मतलब ये कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। लाजमी नहीं है कि 8 आएँ, ठीक है, ये इसका रूल है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। 6 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं। एक मिसाल यहाँ पर मैं लिख लूँ, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हमने लिख लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसका पहला शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ये हमने लिखा है Z बराबर है 7, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पर लिख लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P प्लस बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 7 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 7 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। क्लियर। अच्छा, इसमें देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 हैं, तो पहले शेल में कितने गए, पहले शेल में 2 गए, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 5 हमारे पास आ गया दूसरे शेल में, ये लिख लिया 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया वैलेंस शेल के बारे में और शेल के बारे में, ठीक है, शेल के बारे में और वैलेंस शेल के बारे में। और 2n² वाला फार्मूला भी दी गया, जिसमें जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल है। ये फार्मूला हम लगा कर चेक कर सकते हैं कितने कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला हम लगा कर चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब हम 2 रूल पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो वैलेंस शेल, वैलेंस शेल वगैरह जो भी है ये पढ़ लिया है। वैलेंसी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ते हैं 2 रूल पढ़ते हैं। एक रूल है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल, उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल, यहाँ पर मैं लिख लूँ। पहले हम पढ़ते हैं डुप्लेट रूल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डुप्लेट रूल। पहले वो थोड़ा सा ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। डुप्लेट रूल के बारे में पढ़ते हैं। डुप्लेट रूल निकला है डाई से, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 और डेक मीन्स 10। यहाँ तक बात क्लियर है। डुप्लेट रूल निकला हुआ है डाई से। कहाँ से निकला हुआ है, डाई से। ये हमने लिख लिया डाई, ठीक, ये डाई। और डाई का मतलब क्या होता है, 2, है ना। तो डाई का मतलब हमारे पास हो गया 2, ये हो गया डाई, डाई मीन्स 2। तो डुप्लेट रूल का मतलब होता है कि किसी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को डुप्लेट रूल कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिख लूँ। डुप्लेट रूल क्या होता है, द कंप्लीटिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। मतलब ये कि अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। जैसे कि डुप्लेट रूल कौन कौन फॉलो करता है, मिसालें लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में देखें तो हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। डुप्लेट रूल क्या होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल एक ही बात है, ठीक है। यानी वैलेंस शेल इज आल्सो नोन एज आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का पहला शेल, ठीक। पहले शेल में इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन कहता है कि मैं भी जो है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट कर लूँ, यानी डुप्लेट जो है इसका अपना कंप्लीट कर लूँ। इसीलिए जो हाइड्रोजन क्या करता है, ये किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये क्या कहेगा कि हाइड्रोजन हीलियम की जैसी मतलब कि चाहता है, ठीक है, हीलियम की जैसी स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब एक और बात कि जो एटम्स हैं वो हमारे पास बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था ना बॉन्ड के बारे में, कि एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो एटम बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि जैसे कि हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में जो हम चाहते हैं कि हम अमीर हों, ठीक है, हम जो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि हम अमीर हों, तो उसी तरीके से हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हों। एटम्स की दुनिया में, हमारी दुनिया में जो स्टेबल है, स्टेबल कौन है हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया में स्टेबल है अमीर लोग। इसी तरह जो एटम्स की जो दुनिया है, एटम्स की दुनिया में जो स्टेबल है वो है हमारे पास नोबल गैसेस। कौन है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में जैसे कि हीलियम,
ठीक है। हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये हमारे पास है नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज का मतलब क्या होता है कि इनके जो ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है। मतलब ये कि ये किसी से बॉन्ड सॉरी मतलब ये कि ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास नोबल गैसेज जो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख लूँ इसकी पॉइंट है, नोबल गैसेज, हमारे पास जो नोबल गैसेज जो होती हैं, ठीक है, ये इनका जो ऑक्टेट और डुप्लेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑक्टेट और डुप्लेट, अब ऑक्टेट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल डुप्लेट पढ़ लें। डुप्लेट जो होता है इसका कंप्लीट होता है डुप्लेट, और ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है ऑक्टेट, ठीक है। नोबल गैसेज में जो इनका जो डुप्लेट होता है वो भी कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट जो होता है इनका वो भी कंप्लीट होता है, किसका, नोबल गैसेज का। इसीलिए ये ना किसी से बॉन्ड बनाते हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। और जो इन जो हमारे पास जिसके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 में से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेबिलिटी है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन भी इनके जैसे हों, हमारे जो इलेक्ट्रॉन हो वो कंप्लीट तौर पे कंप्लीट हो, जैसे कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ऑक्टेट और उनका डुप्लेट रूल जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसीलिए दूसरे जो एटम्स होते हैं नोबल गैसेज के अलावा जितने भी एटम्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी भी नोबल गैसेज के जैसी हो, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में हमने देखा था कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक है और एक ये चाहेगा कि किसी से मैं एक इलेक्ट्रॉन लूँ, एक हमारे पास इसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक ये चाहेगा कि मैं किसी ना किसी से एक इलेक्ट्रॉन लूँ। फिर ये क्या करेगा, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन ये लेकर और अपना जो है कंप्लीट कर लेगा, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो हीलियम के जैसी हो जाएगी, इसके जैसी, हीलियम के जैसी हो जाएगी, और फिर ये जो है एटम हमारे पास हाइड्रोजन वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल के बारे में देखें तो ओक्टा लफ्ज़ निकला हुआ है ओक्टा से, ये रहा ओक्टा। लफ्ज़ ओक्टा का मतलब क्या होता है, 8, ठीक। इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख लूँ। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि द कंप्लीटिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन टू इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ओक्टा लफ्ज़ निकला है ओक्टा का मतलब क्या होता है, 8। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 है, बाकी कितने कंप्लीट, बाकी इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। एक यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं ना, ऑक्सीजन है, ये हो गया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और ये उसका पहला शेल हो गया। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, थोड़ा सा सेट करके लिख लूँ, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और ये उसका पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी कितने बचे, टोटल 8 होते हैं, जिसमें पहले में 2 आ गए, बाकी कितने बचे, 6 बचे, 6 इसके पास आ गया आउटर मोस्ट शेल में। अब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने, 6 हैं और 8 की ज़रूरत है, मतलब कि 8 इसको कंप्लीट करने हैं, 6 हैं 8 कंप्लीट करने हैं, तो बाकी कितने चाहिए इसको, बाकी इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, और ये 2 जो है वो कहाँ ना कहाँ से ये लेके आएगा, ठीक है, कहाँ ना कहाँ से कहीं ना कहीं से ये जो है 2 लेके और इसको जो ऑक्टेट है ऑक्टेट वो कंप्लीट कर लेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके पास, तो इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, तो इसके बाद ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा, ठीक। डुप्लेट रूल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को डुप्लेट रूल कहते हैं। और ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ठीक, यहाँ पर मैं लिख लूँ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले में गए, ठीक, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, बाकी कितने की ज़रूरत है, बाकी 3 की ज़रूरत है। जब 3 आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये भी हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं। शुरू वाले जो 3 से 4-5 एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 4-5 एलिमेंट जो है शुरू वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। और हमारे पास जो ऑक्टेट रूल में आते हैं, जैसे उसके बाद जितने भी होते हैं वो जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, उसके बाद जितने भी आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं,
ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो ये था हमारे पास डुप्लेट रूल और ये ऑक्टेट रूल, वैलेंस शेल, इसके बाद 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर फोर्स। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा फोर्स के बारे में पढ़ा, बॉन्ड के बारे में पढ़ा, शेल के बारे में पढ़ा, वैलेंस शेल आ गया उसके में 2n स्क्वायर, ये भी पढ़ा कि कितने कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डुप्लेट रूल पढ़ा और ऑक्टेट रूल पढ़ा। ठीक, नोबल गैस भी पढ़ा। नोबल गैस क्या होती हैं? ऐसी गैसेज मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हों, जिसमें हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीना, रेडान, ये जो हमारे पास क्या है, ये नोबल गैसेज है। क्यों? क्योंकि उनके डुप्लेट और ऑक्टेट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये था आज का हमारे पास टॉपिक। ठीक है, अगर टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।